हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर और फैंटेसी कहानी जिसका नाम है पर्सी जैक्सन दी ओलंपियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गहरे समुद्र से एक शख्स बाहर निकलता है। पानी उसके ऊपर से फिसलता हुआ नीचे गिरता है और वो इंसानी रूप में बदल जाता है। वह एक ऊंची इमारत के टॉप पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात ज़ूस से होती है। यह दोनों असल में ज़ूस और पोसेइडन होते हैं। ज़ूस आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह तूफान बिना बिजली के है क्योंकि मेरी बिजली, मेरा लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो चुका है और मुझे पता है यह काम तुमने किया है। पोसेइडन शांत रहकर कहता है, हमारे बीच यह तय हुआ था कि हम एक दूसरे की ताकत नहीं छीनेंगे। ज़ूस कहता है, तुमने नहीं तो तुम्हारे बेटे ने चुराया होगा। हमारे बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। पोसेइडन सख्त आवाज में कहता है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। ज़ूस आखिरी चेतावनी देता है, 14 दिनों के अंदर अगर मेरा लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं मिला तो युद्ध होगा और वह युद्ध पूरी दुनिया को हिला देगा। यह कहकर ज़ूस वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट होता है एक लड़के पर जो पानी के अंदर काफी देर से बैठा है और उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही। यही लड़का है पर्सी जैक्सन। अगले दिन स्कूल ट्रिप पर सभी बच्चे एक म्यूजियम जाते हैं। वहाँ एक प्रोफेसर उन्हें ग्रीक देवताओं के बारे में बता रहे होते हैं। पर्सी को अचानक ग्रीक भाषा समझ आने लगती है। पहले थे आसमान और बिजली के देवता ज़ूस, दूसरे थे समुद्र के स्वामी पोसेइडन और तीसरे थे अंडरवर्ल्ड के राजा हेड्स। इन तीनों भाइयों के बीच कभी नहीं बनी, हमेशा आपस में टकराव रहता था। उनकी लड़ाइयों से परेशान होकर यह फैसला लिया गया कि अब कोई भी देवता एक दूसरे की शक्तियाँ नहीं छीनेगा। जब प्रोफेसर पूछते हैं कि देवताओं और इंसानों की संतान को क्या कहते हैं, तो पर्सी जवाब देता है, डेमीगॉड। उसी समय उसकी टीचर उसे अलग कमरे में बुलाती है। अचानक वह टीचर एक डरावने पंखों वाले जीव में बदल जाती है और पर्सी से कहती है, मुझे वह लाइटनिंग बोल्ट दे दो। पर्सी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी प्रोफेसर और उसका दोस्त ग्रोवर वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पे हमला करूँगा। वह जीव वहाँ से चला जाता है। ग्रोवर घबराकर कहता है, पर्सी को पहचान लिया गया है, अब यह यहाँ सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं, उसकी माँ को सब सच बता दो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ग्रोवर पर्सी से कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। पर्सी हंसकर कहता है, तुम मेरी रक्षा करोगे? लेकिन ग्रोवर गंभीर है। दोनों पर्सी के घर पहुँचते हैं। ग्रोवर उसकी माँ से कहता है, अब यहाँ रुकना खतरनाक है, हमें तुरंत निकलना होगा। पर्सी की माँ सब समझ जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही तीनों शहर छोड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर्सी बेचैन होकर अपनी माँ से पूछता है, मॉम आखिर चल क्या रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी माँ गहरी सांस लेकर कहती है, हम एक कैंप जा रहे हैं, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक सामने से एक विशाल सांड जैसी डरावनी आकृति उनकी कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार हवा में उछलकर दूर जा गिरती है। तीनों किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। ग्रोवर आधा इंसान और आधा जानवर है। उसके पैरों की जगह बकरे के खुर हैं। वह एक सटायर है। अब वह पहले से भी ज्यादा तेज भागने लगता है। तीनों जंगल की ओर भागते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। यही है डेमीगॉड्स का कैंप, वह जगह जहां आधे इंसान और आधे देवता रहते हैं। लेकिन एक समस्या है, पर्सी की माँ इंसान है, इसलिए वह उस गेट के अंदर नहीं जा सकती। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, पीछे से एक विशाल दानव प्रकट होता है, मिनोटॉर। वह पर्सी की माँ को पकड़ लेता है और गरजते हुए कहता है, मुझे लाइटनिंग बोल्ट दे दो। और देखते ही देखते वह पर्सी की माँ को राख में बदल देता है। यह नजारा देखकर पर्सी का गुस्सा फट पड़ता है। वह उस दानव से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान मिनोटॉर का एक सींग पेड़ से टकराकर टूट जाता है। दानव वहीं ढेर हो जाता है। इतनी ताकत किसी आम इंसान में नहीं हो सकती थी, लेकिन पर्सी बुरी तरह घायल हो चुका है। जब उसकी आँख खुलती है, वह खुद को एक कमरे में पाता है। ग्रोवर बताता है, तुम 3 दिन बाद होश में आए हो। वह अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब में सन्नाटा मिलता है।
ग्रोवर उसे कैंप दिखाने ले जाता है। वह बताता है, यहाँ हम जैसे बच्चे रहते हैं। हम देवताओं की संतान हैं। देवता जो ओलंपस पर रहते हैं कभी कभी धरती पर आते हैं और इंसानों से संतान पैदा होती है। वही बच्चे यहाँ रहते हैं। यहाँ वे सुरक्षित भी रहते हैं और युद्ध की ट्रेनिंग भी लेते हैं। तभी पर्सी की मुलाकात उसी प्रोफेसर से होती है जो म्यूजियम में थे। पर्सी पूछता है, क्या आप भी हमारे जैसे हैं? प्रोफेसर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं, यह जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। वह उसे एक खास घर दिखाते हैं, समुद्र से जुड़ा हुआ केबिन, और बताते हैं, यह तुम्हारे पिता पोसेडन का केबिन है। अब पर्सी को समझ आता है कि वह कौन है, लेकिन वह गुस्से में पूछता है, सब मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? मैंने कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया। और मेरी माँ कहाँ है? प्रोफेसर गंभीर होकर कहते हैं, हमें पता है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन हमारे पास सिर्फ 14 दिन थे। उनमें से 4 दिन तुम बेहोश थे। अब 10 दिन बचे हैं। अगर जूस को उसका लाइटनिंग बोल्ट नहीं मिला तो वह युद्ध छेड़ देगा और वह युद्ध पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। पर्सी धीरे से पूछता है, क्या मेरी माँ को सब पता था? प्रोफेसर जवाब देते हैं, हाँ, तुम्हारी पहचान छुपाने के लिए ही वह उस बुरे इंसान के साथ रह रही थी। इसके बाद प्रोफेसर पर्सी का परिचय बाकी योद्धाओं से करवाते हैं। कैंप में एक खास खेल शुरू होता है, कैप्चर द फ्लैग। लेकिन यह कोई आम खेल नहीं था, यह असली योद्धाओं की ट्रेनिंग थी। पर्सी को ब्लू टीम में रखा जाता है। दोनों टीमें जंगल में फैल जाती हैं। पर्सी को अभी तलवार चलानी भी ठीक से नहीं आती। एक सीन में तो वह बुरी तरह घायल होने वाला होता है, लेकिन ल्यूक उसे बचा लेता है और कहता है, भागो और फ्लैग ढूंढो। पर्सी किसी तरह फ्लैग तक पहुंच जाता है, लेकिन सामने खड़ी होती है दूसरी टीम की लीडर एनाबेथ। वह एथेना की बेटी है, बुद्धि, रणनीति और युद्ध कौशल की देवी की संतान। इसलिए वह सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ती है। और यहीं से पर्सी की असली परीक्षा शुरू होती है। जंगल के बीच चल रही उस भयंकर फाइट में अचानक एनाबेथ एक तेज वार करती है और एक ही झटके में पर्सी जमीन पर गिर पड़ता है। वह बुरी तरह घायल हो चुका है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और अब उठ पाना भी मुश्किल लग रहा है। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, पानी की तरफ जाओ। यह आवाज और किसी की नहीं, उसके पिता पोसेडन की थी। पर्सी किसी तरह रेंगते हुए पानी को छूता है और जैसे ही उसका हाथ पानी से टकराता है, उसके सारे घाव भरने लगते हैं। चेहरे के कट, शरीर के जख्म सब गायब। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। वह दोबारा खड़ा होता है और इस बार पूरी ताकत से एनाबेथ का सामना करता है। कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। पर्सी एनाबेथ को हरा देता है और ब्लू टीम जीत जाती है। चारों तरफ तालियों की गूंज उठती है। उस रात कैंप में जश्न मनाया जा रहा होता है। सभी खुश हैं, लेकिन तभी अचानक आग की लपटों से एक भयानक आकृति प्रकट होती है। सभी डर जाते हैं। वह दानव पर्सी को पुकारता है, पर्सी जैक्सन मेरे सामने आओ। पर्सी आगे बढ़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का राजा हेडीज होता है। हेड्स कहता है, तुम्हारी माँ जिंदा है। अगर उसे वापस पाना चाहते हो तो मेरा लाइटनिंग बोल्ट लेकर अंडरवर्ल्ड आओ। यह कहकर वह गायब हो जाता है। यह सुनकर पर्सी बेचैन हो जाता है। वह तुरंत प्रोफेसर से कहता है कि उसे अंडरवर्ल्ड जाना ही होगा, लेकिन प्रोफेसर समझाते हैं, पहले हमें जूस को सच बताना होगा। अगर उसने मान लिया कि तुम चोर नहीं हो तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन पर्सी इंतजार नहीं कर सकता। अगले ही सीन में वह अपना बैग उठाकर चुपचाप निकल पड़ता है। ग्रोवर और एनाबेथ उसका पीछा करते हैं। पर्सी कहता है, तुम दोनों नहीं आ सकते। ग्रोवर तुरंत जवाब देता है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं साथ आऊंगा। एनाबेथ भी कहती है, तुम्हें लड़ना ठीक से नहीं आता और मैं कई युद्ध लड़ चुकी हूँ। अब तीनों फैसला करते हैं, उन्हें अंडरवर्ल्ड जाना है, लेकिन रास्ता कौन बताएगा? उनकी मदद कर सकता है सिर्फ ल्यूक, जो हर्मीस का बेटा है। हर्मीस देवताओं में संदेशवाहक है और अलग अलग दुनियाओं में आ जा सकता है। ल्यूक उन्हें एक मैप देता है और बताता है, अंडरवर्ल्ड में जाना आसान है, लेकिन वापस आने के लिए तुम्हें 3 जादुई मोती चाहिए। तुम 3 हो, इसलिए 3 मोती।
वह पर्सी को उड़ने वाले जूते देता है और अपनी ताकतवर शील्ड भी। तीनों पहले मोती की तलाश में निकल पड़ते हैं। पहला मोती एक अजीब से घर में छुपा होता है जहां हर तरफ पत्थर की मूर्तियां हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब महसूस होता है। हर इंसान, हर जानवर पत्थर बना हुआ है। एनाबेथ को पानी में कुछ सुनहरे सिक्के मिलते हैं। वह पर्सी को देती है, शायद आगे काम आए। तभी एक औरत उन्हें मिलती है और कहती है कि उसका पति भी पत्थर बन गया है। लेकिन ग्रोवर अचानक एक मूर्ति को ध्यान से देखता है और समझ जाता है हम जाल में फंस चुके हैं। यह घर है मेडुसा का। मेडुसा वह राक्षसी जिसके सिर पर सांप होते हैं और जिसकी आंखों में देखते ही इंसान पत्थर बन जाता है। कुछ ही पल में वह औरत असली रूप में सामने आती है। वही है मेडुसा। वह एनाबेथ से कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मैं आज ऐसी हूँ। एनाबेथ गुस्से में उसकी आंखों में देख लेती है। मेडुसा अब पर्सी को उकसाती है, मैं तुम्हारे पिता पोसेडन को भी जानती हूँ, तुम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। वह उसे मजबूर करती है कि उसकी आंखों में देखे। लेकिन ठीक उसी समय ग्रोवर और एनाबेथ मिलकर उसका ध्यान भटकाते हैं। पर्सी मौका देखकर अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में मेडुसा का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब वे उसका कटा हुआ सिर साथ ले लेते हैं, आगे काम आ सकता है। उन्हें पहला मोती मिल जाता है। मैप अब दूसरे मोती का रास्ता दिखाता है। अब तीनों पहुंचते हैं उस म्यूजियम में जहां 30 फुट ऊंची एथेना की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के ताज में जड़ा हुआ था दूसरा मोती। दिन का समय था और भीड़ बहुत ज्यादा, इसलिए वे तय करते हैं कि मोती रात में लिया जाएगा। वह मोती निकाल लेता है, लेकिन नीचे उतरते ही पांचों वर्कर उन्हें देख लेते हैं और अगले ही पल वे बदल जाते हैं एक विशाल 5 सिर वाले ड्रैगन में। उसका एक सिर आग उगल रहा था। ड्रैगन उनका पीछा करने लगता है। पर्सी तलवार निकालता है और एक सिर काट देता है। तभी एनाबेथ चिल्लाती है, तुमने बड़ी गलती कर दी। अब एक की जगह 2 सिर उगेंगे। और सच में कटे हुए सिर की जगह 2 नए सिर निकल आते हैं। अब वह राक्षस और भी खतरनाक हो चुका था। तीनों जान बचाकर भागते हैं। ड्रैगन पीछे पीछे आग बरसाता हुआ आता है। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, ग्रोवर अपने बैग से मेडुसा का कटा हुआ सिर निकालता है और ड्रैगन की ओर घुमा देता है। बस 1 सेकंड और वह ड्रैगन पत्थर की मूर्ति बन जाता है। अब उनके पास 2 मोती थे। तीसरे मोती का लोकेशन मैप पर दिखता है लास वेगास, कैसीनो और गेम्स का शहर। तीनों वहां पहुंचते हैं और एक भव्य कैसीनो में घुसते हैं। पर्सी को वहीं तीसरा मोती भी मिल जाता है। मैप अब उन्हें हॉलीवुड ले जाता है। वहाँ एक अजीब जगह पर ग्रीक भाषा में लिखावट होती है जिसे सिर्फ पर्सी पढ़ पाता है। उसके पढ़ते ही एक गुफा खुल जाती है। अंदर एक नाविक खड़ा था। वह कहता है, मैं सिर्फ मरे हुए लोगों को पार ले जाता हूँ। उन्हें समझ आता है इसे मेहनताना चाहिए। वे सोने के सिक्के देते हैं और नाव उन्हें अंडरवर्ल्ड ले जाती है। अंडरवर्ल्ड चारों तरफ आग, चीखती आत्माएं और भयावह सन्नाटा। नाविक उन्हें छोड़ देता है और कहता है, आगे तुम्हें खुद जाना होगा। अभी सामने आती है पर्सफोन जो कि हेडीज की पत्नी है। वह उन्हें अंदर ले जाती है। अब सामना होता है खुद हेडीज से। हेड्स गुस्से में कहता है, मेरा लाइटनिंग बोल्ट दो। पर्सी समझाता है, वह मेरे पास नहीं है। हेड्स हंसता है, तो तुम मूर्ख हो, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर्सी कहता है, मैं सिर्फ अपनी माँ को लेने आया हूँ। हेड्स सैली जैक्सन को उनके सामने ले आता है, लेकिन तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। पर्सी ल्यूक की दी हुई शील्ड निकालता है। लड़ाई के दौरान शील्ड गिर जाती है और उसके अंदर से कुछ चमकती हुई चीज बाहर झलकती है। हेड्स उसे उठा लेता है और वही था ज़ूस का असली लाइटनिंग बोल्ट। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। हेड्स गुस्से में पर्सी को घूरते हुए कहता है कि आखिर असली चोर तुम ही निकले। यह सुनकर पर्सी तुरंत सफाई देता है और कहता है कि यह लाइटनिंग बोल्ट उसका नहीं है और न ही यह शील्ड उसकी है, बल्कि यह सब उसे ल्यूक ने दिया था। लेकिन हेड्स को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय हेड्स की पत्नी पर्सफोन चुपचाप उनके पीछे खड़ी होती है और मजाक मजाक में हेड्स के हाथ से लाइटनिंग बोल्ट ले लेती है। लेकिन अगले ही पल वह उसी लाइटनिंग बोल्ट से हेड्स पर जोर
जोरदार वार कर देती है और बिजली की भयानक ताकत से हेड्स वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वह पर्सी से कहती है कि जब हेड्स को होश आएगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। पर्सी हैरानी से उससे पूछता है कि उसने उनकी मदद आखिर क्यों की। तब वह बताती है कि हेड्स ने उससे जबरदस्ती शादी की थी और वह हमेशा उसका अपमान करता रहता है, इसलिए वह इस नरक जैसी जगह से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद पर्सी और उसके दोस्त वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास जो जादुई मोती थे उनकी संख्या सिर्फ 3 ही थी। तब परसेफोन बताती है कि इन मोतियों की मदद से एक समय में सिर्फ 3 लोग ही इस जगह से बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर ग्रोवर अंडरवुड कहता है कि वह पर्सी का रक्षक है और आखिरी सांस तक उसका साथ देगा, इसलिए वह वहीं रुकने का फैसला करता है और पर्सी से कहता है कि वह जरूर वापस आए। इसके बाद पर्सी अपनी माँ और एनाबेथ के साथ उस टावर पर पहुँच जाता है जो ओलंपस जाने का रास्ता था, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने ल्यूक कैस्टेलान आ जाता है। ल्यूक हैरानी से पर्सी से पूछता है कि तुम अंडरवर्ल्ड से जिंदा कैसे लौट आए। सी कहता है कि उसने जो किया वह बिल्कुल गलत है और इसी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ल्यूक पर्सी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पर्सी आखिर पोसाइडन का बेटा था और उसके पास पानी को नियंत्रित करने की जबरदस्त शक्ति थी। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और आसपास की सारी पानी की टंकियां फट जाती हैं, जिसके बाद तेजी से निकला हुआ सारा पानी ल्यूक के ऊपर गिरता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद पर्सी लाइटनिंग बोल्ट उठाता है और जल्दी से ओलंपस की तरफ निकल जाता है। उस समय वहां सारे देवता इकट्ठा होकर युद्ध शुरू करने ही वाले थे। तभी पर्सी वहां पहुंचकर सबको रोक देता है और कहता है कि आप सभी को जिस चीज की तलाश थी वह यहाँ है। ज़ीउस लाइटनिंग बोल्ट को देखते ही पहले पर्सी को ही चोर समझ लेता है, लेकिन पर्सी साफ साफ बता देता है कि उसने कुछ नहीं चुराया बल्कि असली चोर ल्यूक है जो देवताओं से बदला लेना चाहता था। इसके बाद देवताओं के बीच का युद्ध रुक जाता है और फिर पोसेइडन को पर्सी से अकेले में बात करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, यह थी देवताओं और इंसानों की एक शानदार और रोमांचक कहानी। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।